हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि एलओसी पर चीनी हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। एलएसी यानी जो पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और इस पर वो चीनी हथकंडे अपना रहा है। यानी कि जो ग्रामीण व्यक्ति हैं जम्मू कश्मीर के, जो पाकिस्तान अधिकृत गुलाम कश्मीर है, उसके जो ग्रामीण हैं उनको हथियार बनाकर भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है, नारेबाजी करवाई जा रही है और खनन करवाया जा रहा है। इसी को लेकर ये पूरी न्यूज़ है। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों की आड़ में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के लिए अब चीनी हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने पुंछ जिले के रावला कोट में पाकिस्तानी सेना के एक ऐसे ही षड्यंत्र को विफल भी कर दिया है, जिसमें गुलाम कश्मीर से आए कुछ ग्रामीणों को वापस खदेड़ दिया गया है। अब ये पूरा मसला जो है वो पहले भारतीय सेना की गश्त के दौरान नारेबाजी कर तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भारतीय क्षेत्र में खनन का भी प्रयास किया गया। सेना ने इस पूरे जो ये तत्व हैं यानी कि अराजक तत्व थे, इनको दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी। चेतावनी क्या, कड़ी चेतावनी दी और उसके साथ उन्हें छोड़ दिया। इसके साथ ही घटना के बाद सेना और सीमा सुरक्षा बल ने जो बॉर्डर है हमारा एलएसी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा, उस पर गश्त और बढ़ा दी है। अब इसमें कुछ लोगों को भारतीय सेना के खिलाफ उकसाया गया। जो ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, नारेबाजी की जा रही थी, वहां पर उस टाइम पाकिस्तानी सेना भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का दखल नहीं दिया। यानी कि एक तरीके से वो मौन रहे। एक बात आप समझ सकते हैं कि मौन रहे, इसका मतलब उन्होंने स्वीकृति दी इस चीज़ को। और पिछले माह यानी कि फरवरी में 21 फरवरी को जम्मू संभाग के पुंछ जिले के रावलाकोट में स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। भारतीय सैनिक पुंछ दरिया के सूखे और पथरीले हिस्से में अपने क्षेत्र में तारबंदी करने के लिए निशानदेही कर रहे थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसे घेर रहे थे, तार लगा रहे थे। तो उसके लिए वो एक तरीके से मैपिंग कर रहे थे उसकी। तो गुलाम जो जम्मू कश्मीर के तेतरनी कोट के कुछ ग्रामीणों ने हमारे जवानों को उकसाने के लिए भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए और कथित तौर पर पत्थर भी फेंके। पाकिस्तानी सेना ने इस उकसावे की कोई कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया। स्थिति को भांपते हुए भारतीय जवानों ने पूरा संयम बनाए रखा और इसके 2 दिन बाद इसी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ लोगों ने पुंछ दरिया में भारतीय हिस्से में दाखिल होकर खनन शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने कठोर शब्दों के साथ चेतावनी देते हुए वहां से उनको खदेड़ भी दिया। लेकिन जो ये स्थिति बनी हुई है, ये एक तरीके से पूरी उकसावे वाली स्थिति है। भड़काया जा रहा है, ढाल बनाया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय सेना ग्रामीण व्यक्तियों पर किसी तरीके का बल प्रयोग शुरुआत में नहीं करेगी, इसलिए उनको ढाल बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि चुनिंदा केंद्रीय कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। आपको पता होगा कि जनवरी 2004 से जो पेंशन है थी केंद्रीय कर्मचारियों की, उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद राज्यों ने भी ये निर्णय लिया था कि इसको बंद कर दिया जाएगा। और 2003 में यानी 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस एक सिस्टम लागू किया गया था, जिसे नेशनल पेंशन प्रणाली बोलते हैं। उसको केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाया गया था। लेकिन फिर उसमें जो कुछ केंद्रीय कर्मचारी थे उन्होंने कोर्ट में केस किया कि विज्ञप्ति पहले जारी की गई थी, यानी कि 2003 में या 2003 की स्टार्टिंग में जारी करी गई थी और हम उसमें सेलेक्ट भी हो गए, तो हमें 2004 वाली नई प्रणाली यानी एनपीएस प्रणाली में क्यों लाया गया है, जब विज्ञप्ति 2003 में जारी की गई थी या 2002 में जारी की गई थी। मान लीजिए हमारा जो सिलेक्शन है वो 2003 में फाइनल हो गया, लेकिन अगर हमें ज्वाइनिंग 2004 या 5 में दी गई तो हमें भी एनपीएस में ला दिया गया। तो ये तो सरकार की भूल है। इसी को लेकर कुछ केंद्रीय कर्मचारियों ने कोर्ट केस किया था, जिसमें उनकी जीत हुई है और उनको अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है कि आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, यानी एनपीएस ले सकते हैं या फिर आप पुरानी पेंशन। अब आपको ये रिटर्न में लिखकर केंद्र सरकार को देना होगा।
तो केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के चुनिंदा समूहों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया है। एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 जो अब 2021 है के तहत पुरानी पेंशन में शामिल होने के पात्र हैं। यानी कि जिन्होंने 2003 में सिलेक्शन ले लिया था और उनकी ज्वाइनिंग भले 2004 में हुई हो, वो भी अब पुरानी पेंशन की स्कीम के तहत आते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तेज बुखार खांसी के लिए H3N2 वायरस जिम्मेदार। इस समय आप देख रहे होंगे कि अधिकतर लोग, या आप महसूस करेंगे कि लगभग हर घर में लोग बीमार हैं, यानी कि उन्हें बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है या फिर सर्दी जुकाम से वो पीड़ित हैं। तो भारत में ये जो लगभग 2 या 3 महीने से लगातार खांसी और कुछ मामले बुखार के जो आ रहे हैं, उसकी वजह इन्फ्लुएंजा ए का सब वेरिएंट H3N2 वायरस है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के विशेषज्ञों ने कहा और यानी कि बताया है कि इस अवधि में इससे पीड़ित काफ़ी रोगी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर बुखार कंट्रोल में नहीं हो रहा है, फीवर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ दिक्कतें उन्हें देखने को मिली हैं, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम और तेज बुखार की शिकायतें आ रही हैं। ICMR ने कहा है कि वह वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज नेटवर्क के माध्यम से इन वायरस के कारण होने वाली बीमारियों पर नज़र रखे हुए है। उसने वायरस से लोगों को बचाने के लिए एहतियाती कदमों की सूची भी जारी की है। अब ये सूची क्या है, आप ये देखिए, ये पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप भी कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क लगाइए और अपने हाथों को धोते रहिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं ये लगभग कोरोना जैसे ही हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हरियाणा के पलवल में मिले महाभारत कालीन सभ्यता के संकेत। हरियाणा के पलवल जिले के मानपुर गांव के जंगल में प्राचीन कसेरुआ खेड़ा टीला पर चल रहे उत्खनन के दौरान पुरातात्विक विभाग को एक सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। टीले के नीचे के जो भाग में 3000 वर्ष पुराने यानी कि लगभग महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, तो ऊपरी भाग में 2000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखे मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, पशुओं की सींग के छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी के मनके शामिल हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये अवशेष गुप्त काल से संबंधित हैं। अब पता कैसे लगाया गया कि हमें यहाँ पर खुदाई करनी है, क्योंकि पुरातात्विक टीम यही करती है कि वो पुरानी जितनी जंगल या ऐसे एरिया हैं जहाँ पर प्राचीन साक्ष्य मिल सकते हैं, वहाँ पर वो जो मिट्टी है उसकी कार्बन डेटिंग करती है। तो जब यहाँ पर टीले की कार्बन डेटिंग की गई तो ये लगभग 3000 वर्ष पुरानी निकली। उसके बाद यहाँ पर खनन शुरू किया गया और इस खनन में कई ऐतिहासिक चीज़ें मिली हैं। 3000 वर्ष पुराने 3 कच्चे मकान, प्राचीन समय के विशेष किस्म के बने मनके, स्तंभ गर्त यानी लकड़ी के खम्भों के निशान, स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन जिस पर पशुओं की चित्रकारी भी है, आदि अवशेष मिले हैं। उत्खनन में कई ऐसी भी चीजें मिली हैं जिनसे यहाँ प्राचीन सभ्यता होने का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ एक और है, देख लेते हैं कि तमिलनाडु में जिस तरीके से भारतीय मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर जो नीतीश गवर्नमेंट है, बिहार सरकार ने सख्ती दिखाई है और उन्होंने एक अधिकारियों की विशेष टीम तमिलनाडु भेज दी है। और जो प्रतिनिधिमंडल में ग्रामीण विकास के सचिव डी बालामुरुगन, अपराध अनुसंधान विभाग के आईजी पी कन्नन, श्रम विभाग के आयुक्त आलोक कुमार और विशेष कार्यबल के एसपी संतोष कुमार शामिल हैं। इस बीच तमिलनाडु पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस पर बिहार से जुड़े लोग अपनी समस्या या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात करके आश्वासन दिया कि प्रत्येक जो मजदूर है बिहार का या प्रवासी है वो सुरक्षित है। बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर से जुड़ी अफवाहों से बचने की सलाह इसमें दी गई है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्रपति ने कहा नारी शक्ति के बिना जल शक्ति की सफलता की उम्मीद नहीं। देखिए, कैच द रेन एक अभियान चलाया गया है जिसमें जो पारंपरिक तरीके थे, पहले जल संचय किया जाता था, वर्षा के जल का संचय किया जाता था, उसको फिर से विकसित करने के लिए कैच द रेन अभियान लागू किया गया है, यानी शुरुआत की गई है और उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। उसकी वजह से कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। और वहीं पर राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया है कि नारी शक्ति के बिना जल शक्ति की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये जो कैच द रेन का नया चरण की शुरुआत की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटते भूजल पर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि जल संकट होने की स्थिति में ज़्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। खासकर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी महिलाएं हैं, इस समस्या से पूरी तरीके से वाकिफ होंगी, समझ सकती हैं, और कि जो समस्याएं उससे वो जूझती हैं, हम भी उसको समझते हैं। परिवार के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए उनको बहुत समय देना पड़ता है। कभी कभी 4 घंटे उनको जाने में, 4 घंटे आने में लग जाते हैं। और स्वच्छ जल शक्ति, सम्मान जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, ऐसे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को, यानी कि उस जो ये कार्यक्रम है उसके बारे में लोगों को जानकारी देने, उनको जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उसमें इन महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया उसके आधार पर इनको सम्मानित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता अभियान और स्वच्छ पेयजल जैसी देशव्यापी योजनाओं की सफलता में महिला शक्ति की अहम भूमिका होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश के 11 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल मिलने लगा है। और एक अध्ययन में यह भी बताया गया कि राष्ट्रपति ने बताया कि ग्रामीण भारत में नल से जल पूर्ति होने से 5 वर्ष से कम आयु के करीब 1.36 लाख बच्चों की हर वर्ष जान बचाई भी जा चुकी है, ये भी उन्होंने बताया। अब जिस तरीके से देखिए भूजल कम होता जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कोट किया राष्ट्रपति ने कि दुनिया की 18% 18% आबादी भारत में निवास करती है, और जो अगर हम जल का प्रतिशत देखें तो सिर्फ 4% जल ही भारत में उपलब्ध है। तो ये जो रेशियो की खाई है, इतना बड़ा जो गैप है, उसको पाटने के लिए थोड़ा सा हमें जल संचय करना पड़ेगा। यजुर्वेद में जल की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस धरती पर जीवन प्रदान करने वाला रस जल ही तो है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत ने जल शक्ति अभियान में असाधारण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि अमृत काल जल के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति का काल है। नेक्स्ट न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया व जापान के प्रधानमंत्री जल्द भारत आ सकते हैं। और G20 के जो विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और रायसीना डायलॉग सेमिनार के बाद भी भारत में कूटनीतिक सरगर्मी जारी रहेगी। इस क्रम में क्वाड संगठन के 2 सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री जल्द ही भारत की यात्रा कर सकते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 8 मार्च 2023 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं, और 19 मार्च 2023 को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की 3 दिवसीय यात्रा नई दिल्ली में शुरू होगी। और इसके साथ जो क्वाड का जो संगठन है, उसके विदेश मंत्री इस समय भारत में मौजूद भी हैं। जापान के विदेश मंत्री को छोड़कर दोनों प्रधानमंत्री, यानी कि जो भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों के साथ ही क्वाड के भविष्य की रणनीति पर भी अहम बातचीत होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यात्रा में तबीयत बिगड़ी तो रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी सस्ती दवा। देखिए, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वो लगभग इस समय 9000 हैं। अब इसे इस वर्ष के अंत तक 10,000 करने की योजना है। उसमें क्या होगा कि देखिए, ट्रेन से जब हम यात्रा करते हैं तो अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको दवा उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इस समस्या को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होगी और इसके लिए शुरुआत में 10 स्टेशनों को चुना गया है, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन प्रमुख तौर पर है। इस समय देश में लगभग 9000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं। और रेलवे ने भी 2017 में पूरे देश में 1000 से ज़्यादा स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई थी,
लेकिन अमल नहीं हो सका था। अब इसे चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों, रेलवे अस्पतालों व उनके आसपास इन केंद्रों को खोलने की तैयारी है। नई दिल्ली जैसे बड़े स्टेशनों पर सबसे पहले इसे शुरू किया जाएगा। जल्द ही 127 रेलवे अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, यूक्रेन तनाव का असर G20 के आर्थिक एजेंडे पर भी संभव है। देखिए, G20 देशों के बीच यूक्रेन विवाद को लेकर जिस तरह से तनाव है, उसका असर इस संगठन के आर्थिक एजेंडे पर भी पड़ता दिख रहा है। खास तौर पर भारत में जिस तरह से वित्त मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका, उसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य नीति बनाने और विदेशी कर्ज के बोझ में दबे विकासशील व गरीब देशों को राहत देने का एजेंडा भी फंस सकता है। कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि आर्थिक एजेंडे पर बना गतिरोध इस महीने केरल में होने वाले G20 के शेरपाओं की बैठक में एक बड़ा मुद्दा होगा। भारत की कोशिश होगी कि जून में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक में कम से कम बढ़ते कर्ज से राहत के मुद्दे पर सहमति बन जाए, ताकि सितंबर 2023 में शिखर सम्मेलन के बाद जारी होने वाले संयुक्त घोषणा पत्र में इसे शामिल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने मोदी और शिंजो एबे को बताया क्वाड का जनक। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जनक बताया गया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट द्वारा, और उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को क्वाड का जनक मान सकते हैं या वो हैं। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के बारे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ यह उत्तरोत्तर मजबूत होता चला गया। एक वर्ष पहले हम जिस ETCA आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहे थे, वह इस नई शक्ति का प्रतीक है। एबॉट ने यह भी माना कि ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों का जो दल पिछले कुछ हफ्तों से भारत में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आएंगे, इससे दोनों देशों का संबंध और मजबूत होगा। ऑस्ट्रेलिया का जो रवैया है चीन को लेकर, उसमें भी स्पष्टता आएगी। ऑस्ट्रेलिया का चीन की जनता से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने बोला कि वे हर जगह हैं और समस्या केवल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से है। यह पार्टी जो है वो आक्रामक तौर पर अपने पड़ोसियों को परेशान करती है, प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि अपने सभी पड़ोसियों को धमकाने वाला चीन ताइवान पर जिस तरीके से नज़र रखे हुए है, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है या उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, तो उसके बाद जो युद्ध होगा वो यूक्रेन और रूस से भी भयावह युद्ध होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि क्षेत्रीय समस्याओं के लिए क्षेत्रीय समाधानों पर केंद्रित कर रहे हैं ध्यान। देखिए, हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार, उन्होंने शनिवार को क्षेत्रीय समस्याओं के लिए क्षेत्रीय समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि समुद्री क्षेत्र में समसामयिकी चुनौतियों से निपटने के लिए समान सोच वाले देशों के बीच मुद्दों पर आधारित आपसी बातचीत जरूरी है। रायसीना डायलॉग के एक सत्र को संबोधित करते हुए एडमिरल हरि कुमार ने भारत के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि छोटे समूहों और क्षेत्रीय ढांचों में काम करना विश्वास बनाने और समग्र परिणाम प्राप्त करने में बहुत मददगार है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भारत की नीति समान संवाद, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से है और इसमें टॉप गियर में होगा इंफ्रा विकास। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बुनियादी ढांचे का विकास है, उसके लिए अपनी सरकार के संकल्प को एक बार फिर रेखांकित करते हुए कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिए इससे सबसे अहम इंजन को टॉप गियर में ले जाने की जरूरत है। इसी से 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना साकार किया जा सकता है। मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पहले की सरकारों के लचर रवैये की भी खिंचाई की और कहा कि देश में कुछ लोग गरीबी को जो मनोदशा मानते रहते हैं। बुनियादी ढांचे और निवेश, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे का विकास देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है, इसके बारे में विस्तार से बताया। अब देखिए, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी कि MNP क्या है, ये हमने कल के
बिजनेस पेज में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने कल का न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। दूसरी न्यूज़ है इसमें कि सरकार सब कुछ बेचने की हड़बड़ी में नहीं। निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार सब कुछ बेचने की हड़बड़ी में नहीं है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार समेत 4 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार की मौजूदगी बनी रहेगी। रायसीन डायलॉग 2023 सम्मेलन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण के तहत होल्डिंग कंपनी के स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के मौजूदा वाणिज्यिक उद्यमों में न्यूनतम मौजूदगी को बनाए रखा जाएगा। शेष उद्यमों को निजीकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ विलय या बंद करने पर विचार किया जाएगा। 4 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा, आंतरिक व रक्षा और परिवहन व दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला व अन्य खनिज और बैंकिंग, बीमा व वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इसमें पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि चीन का रक्षा बजट 250 अरब डॉलर के करीब होने के संकेत हैं। चीन ने चालू वर्ष के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इसके लिए उसने जटिल सुरक्षा चुनौतियों को कारण बताया है। चीन ने यह संकेत संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिया है। विदित हो कि विश्व में अमेरिका के बाद चीन सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। संसद सत्र में प्रधानमंत्री ली छियांग सहित ज्यादातर मंत्री बदले जाएंगे। नए प्रधानमंत्री ली छियांग पदभार संभाल लेंगे। कछियांग और छियांग, बस इतना अंतर है इनमें। कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता वाले चीन में शनिवार को संसद सत्र का शुरुआत होगी इसकी, और पहले दिन चीन की सर्वोच्च सलाहकार परिषद की बैठक होगी। इसी बैठक में रक्षा बजट बढ़ाए जाने के संकेत दिए गए हैं। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक रविवार को होगी। 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि और सलाहकार एक सप्ताह से कुछ ज्यादा समय तक चलने वाले 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे और सरकार के कार्यकलापों की योजनाओं पर मुहर लगाएंगे। चलिए इसमें एक न्यूज़ और है, वो देख लेते हैं कि OIC में जम्मू कश्मीर पर चर्चा को भारत ने किया खारिज। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा को भारत ने अनावश्यक करार देते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। भारत ने कहा कि जो जम्मू और कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान अपनी कुटिल कार्य योजना के तहत समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी चर्चा करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव सीमा पुजानी ने OIC प्रतिनिधियों द्वारा जम्मू कश्मीर के उल्लेख को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि OIC के बयान में भारत के केंद्रीय प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अवांछित उल्लेख किया गया है, उसे हम खारिज करते हैं। चलिए तो ये आज का यानी 5 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।